अस्सलामुअलैकुम असद, आवाज़ आ रही है आपको? जी असद। राविल, आवाज़ आ रही है आपको? जी असद, राविल, कोई भी जवाब तो दे दो यार, कम से कम। हेलो। हेलो। कोई भी जवाब नहीं दे रहा यार, कम से कम बता तो दो मैं ताकि शुरू कर सकूं। ओके, अगर कोई पिछले में से सवाल है तो भी पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर मैं शुरू करता हूँ क्लास। इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके। लास्ट today is our last lecture, and this is the ninth chapter which we are discussing, because we have already discussed the 10th chapter last week, last in the last lecture on Monday. जो हमारा टारगेट था अल्हम्दुलिल्लाह वो हम अचीव कर लिया हमने, क्योंकि मैंने कहा था कि 10 चैप्टर्स करेंगे। तो इस मरतबा जो सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे अपने व्यू पॉइंट से हुआ है हमें इस क्लास में, वो ये कि पहले तो सिर्फ जो नॉर्मल 10 नॉलेज एरियाज होते थे, सिर्फ मैक्सिमम वही कवर कर पाते थे हम लोग क्लास में। लेकिन इस मरतबा मैंने सिर्फ जो क्लास के जो मैंने स्लाइड्स हैं सिर्फ वही नहीं दिखाई आपको, बल्कि जो बुक है उसके भी 10 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं। सो दिस इज अ गुड साइन दैट एट लीस्ट आई हैव बीन एबल टू डू माय पार्ट ऑफ द जॉब। जिनको शक है कि पता नहीं मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या कुछ करवाया है फ्रॉम डे वन अंटिल टुडे। तो ये जो रिडक्शन वाला जो टॉपिक है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हाउ टू रिड्यूस। लेकिन इसमें एक टॉपिक जो है वो थोड़ा सा टीडियस है, तो इसलिए मैं उसको अभी टेकअप नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो वैसे रिडक्शन जो है वो रिडक्शन तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन हम उसमें जो उसकी जो बेसिक्स हैं वो हमने समझ ली हैं। दिस इज फेयर इनफ एट दिस टाइम। इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस वक्त। वी आर here and we have already done this, so in a way we are uh, left with these 4 chapters जो कि हमने नहीं किए कवर, लेकिन इनडायरेक्टली हमने ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो हमने कवर किए हुए हैं। सो देयर इज नो सच थिंग कि हम ये कहें कि जी हम कवर नहीं कर सके। सो रैशनल फॉर रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। रैशनल एक होता है रैशनल और एक होता है रैशनल, ये इसमें ई आता है, और जो रैशनल प्रोनाउंस होता है उसमें ई नहीं आता। तो रैशनल में और रैशनल में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एक मैं इसको
एग्जैक्टली तो कंफर्म नहीं कह सकता कि, क्योंकि मैंने इंग्लिश ग्रामर जो है वो उस तरह से रटी हुई नहीं है जिस तरह से स्कूल में और कॉलेज में रटाई जाती है। मैंने उसको सिर्फ समझा हुआ है। इसमें रैशनल में और रैशनल में ये फर्क है कि रैशनल जो है वो उसकी जस्टिफिकेशन के, मतलब आप जो भी बात कर रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन क्या है, और रैशनल मतलब ये कि लॉजिकल, किसी भी चीज़ का लॉजिकल होना जो है वो रैशनल कहलाता है। रैशनल जो है वो उसी चीज़, उसी लॉजिक को प्रूव करना जो है वो रैशनल कहलाता है। तो रैशनल फॉर रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, टाइम इज मनी, कॉस्ट टाइम ट्रेड ऑफ्स। हमारे यहाँ टाइम जो है उसकी कोई कीमत नहीं है। इस वक्त भी देखें कि हम 5 स्टूडेंट्स आए हैं और एग्जैक्ट टाइम पे कोई भी नहीं आता ऑनलाइन, आई डोंट नो व्हाई। कॉस्ट टाइम ट्रेड ऑफ, तो हमने कॉस्ट और टाइम को इस तरह से एडजस्ट करना है कि दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारी कम से कम, जिस तरह से लास्ट क्लास में अगर याद हो तो रिसोर्स लेवलिंग जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें देखा आपने कि रिसोर्सेज को उसने किस तरह से एडजस्ट किया कि थ्रू आउट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो जो काम अगर उसको इसकी इस तरह से रिसोर्स लेवलिंग नहीं करते तो 9 बंदे हमें चाहिए थे पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो लेकिन जब हमने उसको रिसोर्स लेवलिंग कर ली तो वही काम जो 9 बंदों से करना था वो हमने 5 बंदों के जरिए से कंप्लीट कर लिया। तो दिस इज बेसिकली द आइडिया कि आप किस तरह से टाइम और कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं। Reducing the time of a critical activity usually incurs additional direct cost. टाइम को जब भी आप क्रिटिकल एक्टिविटी में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा, ये मैंने पहले भी बताया था, जब भी आप क्रैशिंग करते हैं तो आपकी कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट की वो बढ़ जाती है। कॉस्ट टाइम सॉल्यूशंस फोकस ऑन रिड्यूसिंग, ये बता भी दिया उसने, क्रैशिंग। कॉस्ट टाइम सॉल्यूशंस फोकस ऑन रिड्यूसिंग crashing activities on the critical path to shorten overall duration of the project. तो जब भी आपके पास बजट में गुंजाइश हो तो आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्रैशिंग का ऑप्शन लेते हैं, अदरवाइज यू हैव टू ऑप्ट फॉर फास्ट ट्रैकिंग। फास्ट ट्रैकिंग में पैरेलल एक्टिविटीज की जाती हैं। सो रीजंस फॉर इम्पोज्ड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डेट्स, टाइम टू मार्केट प्रेशर। जब मतलब किसी चीज़ को टाइम पर मार्केट में लाना हो तो ये एक प्रेशर होता है। जैसे आजकल जितनी भी मूवीज़ थी वो कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन चूंकि जो ऑडियंस है वो थिएटर में नहीं आती है तो इसलिए उसको डिले किया गया है। लेकिन अदरवाइज जो मूवी मेकर्स होते हैं इनकी पूरी कोशिश होती है कि मूवी को ऐसे टाइम पे मतलब मार्केट में या उसमें थिएटर में लाया जाए जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे अगर लॉन्ग वीकेंड हो तो उसमें उनकी पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ को मार्केट करें। अनफोर्सिंग डिलेज, ऐसे रिस्क जो कि आपने प्लान नहीं किए होते हैं, लेकिन जब वो हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपको डिलेज आते हैं। उन डिलेज को शॉर्टन करने के लिए भी आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है उसको रिड्यूस करना होता है। इंसेंटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, बोनसेस फॉर अर्ली कंप्लीशन। कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आपको ये दिया हुआ है कि जी अगर आपने प्रोजेक्ट टाइम से पहले कंप्लीट कर लिया तो आपको बोनस मिलेगा, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर रिड्यूसिंग द टाइम। इम्पोज डेडलाइंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट्स, जो डेडलाइंस होती हैं या कॉन्ट्रैक्ट की जो कमिटमेंट होती है उसकी वजह से भी आपके ऊपर प्रेशर होता है कि आप प्रोजेक्ट को ड्यूरेशन को रिड्यूस करें। ओवरहेड एंड पब्लिक गुडविल कॉस्ट, पब्लिक के जहन में आपकी अच्छी पिक्चर बनाने के लिए जी इनको जब हम प्रोजेक्ट असाइन करते हैं तो दे ऑलवेज कम अप विद द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो जिस तरह से कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती हैं वो एक प्रोजेक्ट शुरू करने के टाइम पे तो बड़ा कहते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद आपके पैसे लेके और उसके बाद 9 तो 11 हो जाते हैं। तो बहरिया जो सक्सेसफुल है उसकी वजह ये है कि वो जो कमिट करता है वो फिर होता भी है। ये और बात है कि उसके पीछे जो दूसरे अवामिल हैं, जैसे कल रात ही मैं एक वीडियो देख रहा था
उसमें वहाँ पर जो रहने गए हैं लोग, वो लोग गालियाँ दे रहे थे कि उनको वो सिक्योरिटी के नाम पे लाइनों में लगना पड़ता है, और दूसरा ये कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद वहाँ पर अब तक 9 डकैतियाँ हो चुकी हैं. So this is something not very good. Pressure to move resources to other projects. Uh, फिर एक प्रेशर ये भी होता है कि जो रिसोर्सेज आपके पास हैं वो किसी और प्रोजेक्ट पे भी उनकी रिक्वायरमेंट है, तो इस वजह से फिर आपको अपने प्रोजेक्ट पे अगर आपने कोई रिसोर्स दूसरे डिपार्टमेंट से लिया है तो आपको उसे वापस करना होता है. ऑप्शंस फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन. रिसोर्सेज नॉट कंस्ट्रेंड. प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए आप क्या चीज़ें करें कि जो रिसोर्सेज जो हैं वो आपको अवेलेबल हों और प्रोजेक्ट जो है आपका टाइम पर कंप्लीट हो, तो उसके लिए आपके पास है एडिंग रिसोर्सेज, आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट वर्क, शेड्यूलिंग ओवर टाइम, एस्टेब्लिशिंग अ कोर प्रोजेक्ट टीम, डू इट ट्वाइस फास्ट एंड देन करेक्टली. तो मतलब आपने काम जल्दी ज़रूर करना होता है, लेकिन करेक्ट भी होना चाहिए. ये नहीं कि आप जल्दी के चक्कर में जो टाइम है या जो प्रोजेक्ट है उसका क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना होता है. रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स. अब ये जो था पहले रिसोर्सेज नॉट कंस्ट्रेंट, उसके लिए आपके पास ये ऑप्शंस हैं. रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट में फास्ट ट्रैकिंग, क्रिटिकल चेन, रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट स्कोप, कंप्रोमाइज क्वालिटी. तो या तो आपने अगर रिसोर्सेज आपको अवेलेबल नहीं है तो आपको फास्ट ट्रैकिंग करनी होती है, पैरेलल एक्टिविटीज, क्रिटिकल चेन, जो आपका क्रिटिकल पाथ होता है उसमें जो आपने अगर याद हो तो हमने पढ़ा था मल्टीटास्किंग. तो मल्टीटास्किंग से भी जो है आप अपने प्रोजेक्ट को ऑन टाइम विद रिसोर्सेज विद इन द रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं. देन रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट स्कोप, या तो स्कोप जो है वो उसको रिड्यूस कर दें या कंप्रोमाइज करें क्वालिटी के ऊपर. तो लेकिन एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो ये सारी चीज़ें नहीं करता. उसकी प्लानिंग इतनी इफेक्टिव होती है कि वो उसके पास हर चीज़ के लिए सॉल्यूशन पहले से मौजूद होता है. हर तरह के रिस्क्स को वो ओवरकम करने की सलाहियत रखता है. Explanation of project cost. Project indirect cost that cannot be associated with any particular work package or project activity. तो ऐसे काम जो ऐसी अमाउंट जो कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो ये खर्च नहीं होती, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज पे खर्च होता है, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती हैं. कॉस्ट दैट वेरी इंक्रीज विद टाइम. रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट टाइम डायरेक्टली रिड्यूसेस इनडायरेक्ट कॉस्ट्स. तो आपका जब भी आप प्रोजेक्ट टाइम को जब भी रिड्यूस करते हैं तो आपको मैंने बताया कि वो हमेशा कॉस्ट इंक्रीज करता है. तो जो नॉर्मली जो कॉस्ट इंक्रीज होता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है. आपकी सुपरविजन बढ़ानी होती है, या एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ानी होती है, कंसल्टेंट्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है उनको हायर करना होता है. प्रोजेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट दैट कैन बी असाइन्ड डायरेक्टली टू अ स्पेसिफिक वर्क पैकेज और प्रोजेक्ट एक्टिविटी. Labor, material, equipment, and subcontractors. Crashing activities increases direct cost. और crashing में जो इसने दोबारा बता दिया है कि crashing में हमेशा 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 आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है. तो इसका हमेशा याद रखें इस बात को. Reducing project duration to reduce project cost, identifying direct costs to reduce project time. प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को रिड्यूस करने के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ता है, या प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो नॉर्मली बढ़ती है, लेकिन आप किस तरह से उसको कर सकते हैं. आइडेंटिफाइंग डायरेक्ट कॉस्ट टू रिड्यूस प्रोजेक्ट टाइम. गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. सर्च क्रिटिकल एक्टिविटीज फॉर लोएस्ट डायरेक्ट कॉस्ट एक्टिविटीज टू शॉर्टन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. अब इसमें ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो बार बार जिक्र हो रहा है, इट कैन बी कंफ्यूजिंग, लेकिन प्रोजेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि हर वो कॉस्ट जो कि प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च हो रही है
वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है, जो इनडायरेक्टली यूज हो रही है। इनडायरेक्टली मतलब आपने किसी कंसल्टेंट को हायर किया हुआ है, तो अब वो उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ ज़बानी कलामी है। फिजिकली प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। Compute total costs for specific durations and compare to benefits of reducing project time. आपने कंप्यूट करना होता है बिल्कुल एक्यूरेटली। अब ये जो सारी बातें हैं ये उसी तरह से जिस तरह से जब हम शेड्यूल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी प्लानिंग इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि आपको कहीं पर भी कोई इशू या मसाइल ना हो। पैडिंग नहीं करनी होती है। पैडिंग करना जो है वो बहुत बुरा समझा जाता है। तो पैडिंग ना करने का मतलब यही है कि वो आप एग्जैजुरेट करके फिगर्स को नहीं बताते। जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वही आप उसमें बताते हैं अपनी मैनेजमेंट को। और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगनी है डिलेज को ओवरकम करने के लिए, फिर आपके पास कंटिजेंसी प्लान होता है या फिर आगे चल के मैनेजमेंट रिजर्व अवेलेबल होता है। ये जो है ये मैं अभी इसको इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि अब ये मुझे पता है कि ऑलरेडी आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसलिए बार बार अभी भी मैंने जो बताया था कि आपको डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, वैसे तो मतलब ये कि बहुत सिंपल है, इतना बड़ा इशू नहीं है समझना। और इंजीनियर्स के लिए ग्राफ को समझना निस्बतन आसान होना चाहिए। अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो देयर इज इशू। अब यहाँ पर ये देखें कि इस जगह पर ये जो है वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट को वो रिड्यूस करना शुरू किया उसने, ठीक है, और यहाँ से फिर ये बढ़नी शुरू हो गई। अब इसमें इसने फिर बताया कि इसमें ये वाली जो है ये डायरेक्ट कॉस्ट है और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो उसको उसने रिड्यूस करते करते हुए यहाँ पर लेकर आया और उसको उसने मजीद रिड्यूस भी किया। लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट थी वो बढ़नी शुरू हो गई है यहाँ से, और यहाँ पर आने के बाद भी मजीद रुक नहीं रही बल्कि ये और बढ़ रही है। तो अगर इन दोनों का ट्रेड ऑफ देखना है तो वो ये वाला पॉइंट है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल प्रोजेक्ट का ऑप्टिमम कॉस्ट टाइम पॉइंट अगर आपने निकालना है तो वो ये वाला पॉइंट है जहाँ पर इसमें आपकी डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पर है लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पर इतनी बढ़ गई है। ये रिड्यूस हुई है लेकिन ये कॉस्ट बढ़ गई है। ये आपकी ऑप्टिमाइजेशन हो गई। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसकी जो एक्चुअल कैलकुलेशंस जो हैं वो मैं आपको चाहें तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, लेकिन वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बल्कि आप यूट्यूब पे जाके आप सिर्फ लिखेंगे कि हाउ टू क्रैश कॉस्ट्स, तो उसमें आपको न्यूमेरिकली आपको करके बताएगा। वो ज़रा सा थोड़ा सा टीडियस है, इतना सिंपल नहीं है टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं नहीं कर सकता या नहीं आता, लेकिन वो ज़रा सा टीडियस है इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। सो डोंट टेक इट नेगेटिवली। Constructing a project cost duration graph. Find total direct cost for selected project duration. Find total indirect cost for selected project duration. Sum direct and indirect cost for these selected project duration. Compare additional cost alternatives for benefits. तो आपको जो ग्राफ आपको दिखाया गया उसी को इसने एक्सप्लेन किया है कि आपने डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करना होता है। एंड उसमें फिर आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है कि वो कहाँ पर ऑप्टिमाइज हो रहा है, और जब ये बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर इस कॉस्ट को आपने कर्टेल करना होता है। और अगर ये आप कर्टेल नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपका कंटिजेंसी और मैनेजमेंट रिजर्व जो है वो यहाँ तक जो है वो बेसिकली आपका कंटिजेंसी और मैनेजमेंट रिजर्व यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा। इससे आगे जाएंगे तो फिर ये आपकी कॉस्ट ओवररन कहलाएगा। यहाँ पर ये दिस इज द कॉस्ट ओवररन। आइडियली इसको जो आपने प्लान किया था, जो बेस वैल्यूज थी आपके बजट की और टाइम की, वो यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए थी उसूली तौर पर, लेकिन वो नहीं हुई। तो ये आपने मैनेजमेंट और कंटिजेंसी रिजर्व को आपने यहाँ पर कंज्यूम किया,
तो वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये इससे भी आगे बढ़ गया। इसका मतलब ये कि ये आपका जो है वो कॉस्ट ओवररन हो गया है। सो इसको आपने बेसिकली अवॉइड करना होता है। उसके बाद कहते हैं कंस्ट्रक्टिंग ए प्रोजेक्ट कॉस्ट ड्यूरेशन ग्राफ, डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज टू शॉर्टन द एक्टिविटीज विद द स्मॉलेस्ट इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ टाइम। इसमें आपने ये देखना होता है, ये जो जो बात इसने कही है, यही बेसिकली क्रैशिंग कहलाती है। और इसका जो है वो तरीका ज़रा सा टिपिकल है। और मैं इस वक्त इस स्टेज पे मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मतलब ऑलरेडी हम जितना कर चुके हैं दैट इज मोर देन इनफ। Assumptions: the cost relationship is linear. Normal time assumes low cost efficient methods to complete. Normal time assumes low cost efficient methods to complete the activity. अगर normal time में आपने सारी activities की हैं तो ये efficient way of dealing with the project है. Crash time represents a limit, the greatest time reduction possible under realistic conditions. जो crashing के लिए आप जो time लगाते हैं वो basically प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को तो रिड्यूस करता है, लेकिन आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है उसमें। Slope represents a constant cost per unit of time and all accelerations must occur within the normal and crash times. तो ये जो इस जगह पे जो मैंने आपसे कहा था कि आपका जो ये ऑप्टिमाइजेशन थी, ये वाला जो है, ये वाला आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ये फर्दर स्लोप जो है वो यहाँ पर कहीं जाके मिल जाए। ये दोनों पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है अगर वो आप यहाँ पर लेकर आते हैं तो आप इतना अमाउंट फिर भी आप प्रोजेक्ट में बचा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से भी अगर आप आगे निकल जाते हैं तो यहाँ पर आप कॉस्ट ओवररन हो जाता है। प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो ओवररन कहलाती है। यही उसने यहाँ पर ये कह भी रहा है कि स्लोप रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ टाइम एंड ऑल एक्सेलरेशंस मस्ट अकर विद इन द नॉर्मल एंड क्रैश टाइम, या विद इन एंड नॉर्मल क्रैश टाइम्स में ही होना चाहिए। उससे आगे बढ़ेगा तो आपका प्रोजेक्ट आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसने इसका ग्राफ बताया है। ये आपका नॉर्मल कॉस्ट जो है वो इस तरह से चलनी चाहिए, जैसे जैसे एक्टिविटीज़ चल रही हैं वैसे वैसे आपने जो इसकी जो आपने इसका जो बजट आपने सेट किया था उसको आप साथ लेके, तो ये लीनियरली चल रहा है। मतलब इसमें बेसिकली तो ये एक्चुअली तो ये यूं जाएगा, लेकिन जो इनिशियल फेज में जो कॉस्ट होती है वो मतलब इस तरह से चलनी चाहिए। जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली आपका यूं चलना चाहिए। अब यहाँ पर इसको नॉर्मली इसको चलना चाहिए था, लेकिन अगर आपने इसको रिड्यूस करना है इस ड्यूरेशन को, आप यहाँ से जब पीछे जाएंगे तो ये बेसिकली आप एक्स एक्सिस पे पीछे जा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे आपका ड्यूरेशन है। इसके पीछे जब आप जाएंगे तो ये आपकी अब जब आप इसको एक तरह से यूँ समझेंगे, जब आप इसको इस लाइन को जब आप रिड्यूस करना शुरू करेंगे तो ये यहाँ तो रिड्यूस होगी, लेकिन ये यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये आपकी क्रैश कॉस्ट कहलाएगी। दिस इज द क्रैश पॉइंट कि आपने प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो 10 to 5 यूनिट्स पर लेकर आए, लेकिन आपकी जो कॉस्ट है वो डबल हो गई, 400 से 800 हो गई। बेसिकली अगर आप वैसे ही देखें तो ये चूंकि स्क्वायर्स बिल्कुल इक्वल साइज के हैं, तो इसी वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो डबल हो रही है कि आपने ये एक पूरा इसको जो है वो रिड्यूस कर दिया। सो दिस इज नॉट समथिंग कि बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, जिसमें अगर आपको कोई इशू है तो फिर भी यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, अगर नहीं है तो फिर वी कैन जस्ट गो ऑन। ये हमने एक्टिविटी क्लास में की थी। अगर याद नहीं है तो आप जहमत करके ज़रा जो मैंने आपको शेयर किया था, मैंने आपको जो स्लाइड्स शेयर की हैं और वो जो प्रोजेक्ट इन नटशेल वाली जो है उसमें आपको ये आपको मिलेगा। इसमें नॉर्मल कॉस्ट और कैश कॉस्ट में अगर हमने ड्यूरेशन निकालना है तो दिस माइनस दिस करेंगे तो वो 1 आएगा, दिस माइनस दिस इज 2, 10 माइनस 9 इज 1, 11 माइनस 7 इज 4, और कैश कॉस्ट जो है वो इसका डिफरेंस, और फिर उसके बाद आप पर यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो देन यू गेट दी कैश कॉस्ट। ये कैलकुलेशन का पूरा मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट गेट वन क्वेश्चन। मैं अभी आपको थोड़ा सा
और भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ। ये जो है इसको मैं फ़िलहाल स्किप करना चाह रहा हूँ। है ये वही चीज़, मतलब इसमें कोई अलग से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि लेकिन अगर मतलब आप खुद से अगर इसको करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन आपको बुक से मिल जाएगा। एंड बीइंग इंजीनियर्स मेरे एक्सपेक्टेशन तो ये है कि यू शुड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो इस स्टेज पे वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू go into that much detail at this point in time, so I'm just skipping it. This is again the same thing. uh, ये बेसिकली जो, अगर इसको आपने देखना हो तो ये जो हमने ये वाला जो ग्राफ देखा है ये इसी को इसने बेसिकली वर्कआउट किया है प्रैक्टिकल इसमें एग्जांपल में। तो मैंने आपको उसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैंने समझा दिया है। मैथमेटिकल मेरी एक्सपेक्टेशन ये कि यू शुड डू इट योरसेल्फ सो दैट उसके बाद ये उसका उसने ग्राफ बना के दिखा दिया है कि ये ऑप्टिमम कॉस्टिंग आ गई इसकी यहाँ पर 22। जब आप इसको देखेंगे तो आपको उसमें भी नज़र आएगा। तो आपकी जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो तो यहाँ पर जा रही है, एंड डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इन दोनों को मिला के तो ये आपका यहाँ से ये राइज हो रहा है। सर काइंडली इफ यू डोंट माइंड ये ट्रेड ऑफ एग्जाम्पल रिपीट कर दें। एंड व्हाट इज मेंट बाय स्लोप? स्लोप तो मेरा ख्याल ये कि आपको फर्स्ट ईयर इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्लोप लाइन। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा स्लोप का मतलब ये नहीं कि स्लोप होता क्या है। वो जो उस एग्जांपल में जो स्लोप बना हुआ है जरा उसको एक्सप्लेन कर दें कि वो क्रैश कॉस्ट से जब नॉर्मल कॉस्ट पे हम आए तो वो किस तरह से मतलब एकदम से वो स्लोप बना है और वो किस तरह है, जरा वो मुझे प्लीज बता दें, क्लियर नहीं है। वो जो जो हमने डायग्राम है मैं आपको इसी जी डायग्राम में बता देता हूँ कि देखें ये आपने ये जो है ये प्रैक्टिकली एक्चुअल पे बना हुआ है। मतलब आप एक्चुअली जब आप काम करना शुरू कर रहे हैं तो ये उसकी कॉस्टिंग है। तो अगर आपको एस कर्व याद हो तो उसमें आप एक बेस लाइन बनाते थे और उसके बाद आप एक 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 बेस लाइन कॉस्ट बेस लाइन होती थी और इसी तरह से शेड्यूल बेस लाइन होती थी। तो मैंने ये कहा था कि जो आपका एस कर्व होता है उसमें आपका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो उसी एस कर्व के साथ साथ मूव करनी चाहिए। तो वो बेसिकली वो जो आप एस कर्व जो बनाते हैं वही आपका स्लोप है एक्चुअली। तो यहाँ पर जब हम अब यहाँ पर उसने क्या किया है, इसने उसी डायग्राम को आप जहन में रखें तो उसमें एक्चुअली वो जो बेस लाइन है जो एस कर्व यूं जा रहा था तो मैंने ये कहा था कि आपके जो शेड्यूल और कॉस्ट जो है वो उसके आसपास ही चलना चाहिए। अब जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली तो उसमें आपकी जो कॉस्ट है उसके उसने दो पार्ट कर दिए हैं यहाँ पर। वहां पर सिर्फ वो एक लाइन में दिखा रहा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को वो एक लाइन में दिखा रहा था। अब उसने उसको ब्रेकअप किया है। उसका उस ब्रेकअप के नतीजे में जो आपकी जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की जो कर्व आया है इसको वो स्लोप कह रहा है। दिस इज द स्लोप विच इज ही इज टॉकिंग अबाउट। तो आपका एक्चुअल जो कॉस्ट बनेगी वो ये वाली बनेगी। ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे ये डायरेक्ट कॉस्ट है जो कि प्रोजेक्ट पे यूज हो रही है और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो कि प्रोजेक्ट पे इनकम हो रही है। मसलन आपके घर में जो नॉर्मली इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल क्यों होती है? वेरिएबल इसलिए होती है कि उसको आप प्लानिंग के टाइम पे प्लान करते तो हैं लेकिन बहुत सारी रीजंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो कॉस्ट आपके हाथ में नहीं रहती। जब आपके हाथ में नहीं रहती तो वो आपके हाथ से स्लिप होती है। जब वो स्लिप होती है तो फिर उसमें आपको ट्रेड ऑफ करना होता है। तो ये जो रोमान का जो सवाल है कि एक तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि इफ यू डोंट माइंड
और माइंड में एन और डी आता है, टी नहीं आता। सो ये उसी की मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है, जिस तरह से अगर आप मार्केट में जाते हैं कोई चीज परचेज करने, तो एक पलड़े में उसने वेट रखा होता है और एक में जो है वो जो चीज आप परचेज कर रहे हैं उसको रखा जाता है। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो मतलब नॉर्मली आप देखते होंगे कि जो लोग वहाँ पर जो मेजरमेंट होती है, तो एक्चुअली तो मेजरमेंट ये होनी चाहिए कि जितना उसका वेट है, आपका जो कांटा है बीच का वो बिल्कुल वर्टिकली अप होना चाहिए। लेकिन वो झुकाता है, जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उसकी तरफ उसका झुकाव ज़रा ज़्यादा रखते हैं। ये रखा जाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पे रखता भी है ना, तो भी आप उससे बहस नहीं कर सकते कि ये तुम हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो। लेकिन हम लोग लड़ने मरने पर तैयार हो जाते हैं उसमें। तो वो बेसिकली वो ट्रेड ऑफ कर रहा होता है। अगर मतलब जब आपकी जो चीज़ वो बेच रहा है अगर वो कम होती है तो उसको बढ़ा देता है, और अगर बड़ी भी होती है तो उसको कम कर देता है, ताकि आपका जो बैलेंस है वो न्यूट्रल हो जाए। तो वही चीज़ यहाँ पर अब ये बैलेंस को मैंने न्यूट्रल करने की जो बात कही, तो इसीलिए आप देखेंगे जो कोर्ट होती है, कोर्ट में आप हर जितने भी दुनिया भर में, इवन अगर आप गूगल सर्च में जाके इमेजेस पे क्लिक करें, लिखें बैलेंस या कोर्ट 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 या लेजिस्लेशन का वर्ड यूज करेंगे, तो ये सारे वो वर्ड हैं जो कि कोर्ट से रिलेटेड हैं। तो उसमें आपको हमेशा वो तराजू जरूर दिखाता है। तराजू दिखाने का मतलब ये कि उसको न्यूट्रल होना होता है। जज को जो है वो किसी की भी साइड नहीं लेनी होती, ना विक्टिम की ना जो एग्रेसर है उसकी। वो उसको न्यूट्रल होना होता है, इसलिए वहां पर आपको तराजू का निशान दिखाया जाता है। तो ये ट्रेड ऑफ का मतलब बेसिकली ये है कि आपने कॉस्ट और टाइम में ट्रेड ऑफ करना होता है कि अगर कॉस्ट बढ़ाएंगे तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, और टाइम बढ़ाएंगे तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो ये जो बढ़ाना और घटाना जो है ये ट्रेड ऑफ कहलाता है। और ये जो आपका जो टोटल प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन आ रही है, ये आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट की स्लोप है। आई थिंक कि मैंने अपनी बात एक्सप्लेन कर दी है। अगर अभी भी नहीं क्लियर है तो पूछ लें दोबारा। इसके बाद कहता है जी, यूजिंग दी प्रोजेक्ट कॉस्ट ड्यूरेशन ग्राफ, क्रैश टाइम्स, लीनियरिटी assumption, choice of activities to crash revisited, time reduction decisions and sensitivity. चलें, थैंक यू। अगर आपको समझ में आ गया तो दिस इज गुड। इसमें हमने लीनियरिटी assumptions का मतलब क्या है, ये प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस का मतलब यहाँ पर जो बताने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि जब आप किसी भी चीज़ को प्लान करते हैं, तो आपकी प्लानिंग हमेशा 100% उसी तरह नहीं चलती जिस तरह आप प्लान करते हैं चीज़ों को। और उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपके इख्तियार में नहीं होते। इसीलिए प्रोबेबिलिटी को हमेशा 80-20 वाला रूल, अब ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसको जिस तरह से मैं आप बता रहा हूँ आपको, अगर उस तरह से इसको सोचना शुरू करें, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो दुनिया में चीज़ें किस तरह से चल रही हैं वो आपको कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। 80-20 वाला जो रूल यहाँ पर किस तरह अप्लाई हो रहा है कि आपने प्लान जो करते हैं वो तो 100% पे करते हैं, लेकिन अगर आप 80% भी सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यू कंसिडर योरसेल्फ दैट यू आर फेयर एनफ। इसीलिए आपका जो एग्जाम में भी जिन स्टूडेंट्स के 80 जिनके 100 में से 100 नहीं आते हैं, तो वो हमेशा इसी चीज़ का रोना रोते हैं कि सर मैंने तो अपना 100% दिया था। तो अगर 100% दिया था तो 100% अगर नहीं आ रहा, तो उसका रीज़न ये है कि जब आप मैथमेटिक्स में 2+2 हमेशा 4 होता है, लेकिन जहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं इन्वॉल्व होती, तो इसीलिए मैंने बताया था कि जो दुनिया है पूरी वो मैथमेटिक्स पे काम नहीं कर रही है, वो काम कर रही है प्रोबेबिलिटी के ऊपर।
स्टैटिस्टिक्स के ऊपर काम कर रही है। तो मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 होता है। तो अगर ऐसा होता तो फिर हम हर जो स्टूडेंट पास हो रहा होता, जब तक वो 100% नहीं लेकर आता अपने सब्जेक्ट में, हम उसे पास का सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं इशू करते। तो इसकी रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि देयर इज नो सच थिंग एज आइडियल। तो दुनिया में आइडियल अचीव करने की जरूर कोशिश करनी चाहिए, बट यू कैन नॉट रीच टू द आइडियल इन एनी केस। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है यूजिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट ड्यूरेशन ग्राफ, क्रैश टाइम्स। जो आप प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में ये कह रहा है कि आप प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो ग्राफ आपने बनाया है ड्यूरेशन का, वो आपने यूज करना है। क्रैश टाइम यूज करना है, लिनियरिटी असम्पशंस, जो कि आप मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में चीजें कैसे चलनी चाहिए थी वो आपके पास होनी चाहिए। चॉइस ऑफ एक्टिविटीज टू क्रैश रिविजिटेड, आपने किन एक्टिविटीज को क्रैश करना है, उन एक्टिविटीज को क्रैश करना है जहां पर आपके पास स्लैक या फ्लोट अवेलेबल है। जहां पर ये चीजें अवेलेबल नहीं है वो आप उसको यूज नहीं करते नॉर्मली। टाइम रिडक्शन डिसीजंस एंड सेंसिटिविटी, टाइम को कितना आप रिड्यूस कर सकते हैं या करना चाहिए, वो आप उसके हवाले से आपके पास पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अगर वो पिक्चर भी क्लियर नहीं है तो यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। वेट, व्हाट इफ कॉस्ट नॉट टाइम इज द इशू। अच्छा, अब यहाँ पर उसने ये कहा कि टाइम इज नॉट द इशू बट कॉस्ट इज। तो ये व्हाट इफ कॉस्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब भी आप किसी चीज के हवाले से चीजों को एनालाइज करना हो तो हमेशा अपने आप से ये सवाल करना होता है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए कि व्हाट इफ, कि अगर मैं ये करूं तो क्या हो, व्हाट इफ आई डू दिस, व्हाट इफ आई डोंट डू दिस। तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपको कॉस्ट की टर्म्स में मिलता है। तो यहाँ पर ये व्हाट इफ कॉस्ट का मतलब एक्चुअली ये है। Commonly used options for cutting costs, reduce project scope, have owner take on more responsibility, outsourcing project activities or even the entire project, brainstorming cost saving options. जो आपके पास कॉस्ट सेविंग के ऑप्शंस हैं उसको आप रिड्यूस करते हैं, या तो आप आउटसोर्स कर देते हैं। आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट आप नहीं कर सकते तो फिर आप उसको आउटसोर्स कर दें। हैव ओनर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मतलब या तो ये कि आप ओनर को जो है आप कॉन्फिडेंस में लें और उससे कहें कि जी अगर ये मसला है और अगर आप इसको इस तरह से नहीं करेंगे तो यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। मैंने यहाँ पर यूज किया वो एक फ्रेज, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब म्यूजिक चल रहा है तो उसके सामने जाके आप डांस करना शुरू कर दें। फेस द म्यूजिक इंग्लिश में यूज होता है कि जब आप कोई भी चीज़ गलत करेंगे तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपको ही भुगतने पड़ेंगे। स्कोप, या तो फिर आप प्रोजेक्ट का जो स्कोप है उसको रिड्यूस कर दें तो फिर आप कॉस्ट को जो है वो कम कर सकते हैं, अदरवाइज कॉस्ट इज बाउंड टू इंक्रीज। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, और इसमें हमने जो की टर्म्स हैं, अब इसमें आपको कोई भी इस स्टेज पे मैं कम से कम ये कहूँगा कि कोई भी नई टर्म आपको नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि क्रैशिंग हम पढ़ चुके हैं, फास्ट ट्रैकिंग हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी हमने पढ़ लिया। आउटसोर्स करने का मतलब भी आपको पता होना चाहिए और पता भी है भी। और प्रोजेक्ट कॉस्ट ड्यूरेशन ग्राफ वो क्या होता है वो अभी आपने जो ग्राफ था वो आपने देख भी लिया है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस 9th चैप्टर, जिसमें हमने सिर्फ एक चीज को स्किप किया है और वो है क्रैशिंग, जो मतलब एक्टिविटीज को किस तरह से क्रैश किया जाता है। ये बेसिकली शेड्यूल मैनेजमेंट में आता है। और इसका एक पार्ट जो है जो मैंने आपको अभी बताया, टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, तो ये हमने इसकी एग्जांपल की हुई है और ये इसके एग्जांपल, सॉल्व्ड एग्जांपल जो है वो वहाँ पर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन नटशेल में आपको मिल जाएगी। उसमें आप देखिएगा एंड यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन ऑन
दिस एज वेल इन द एग्जाम। जो दूसरा वाला पार्ट है इसका, जिसमें आप हर ईच इंडिविजुअल एक्टिविटी को क्रैश करके और उसकी जो कॉस्टिंग है वो निकालनी, वो ज़रा सा टीडियस किस्म की जॉब है वो, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। अदरवाइज आई कैन शेयर विद यू द लिंक इफ यू वांट। जो मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आई शेयर इट विद देम, या मैं इसका जो लिंक है वो मैं फेसबुक पे डाल दूंगा। जो फेसबुक पे हैं उनको मिल जाएगा, जो नहीं है, क्योंकि मैं पहले दिन मैंने कहा था कि आप फेसबुक ज्वाइन करें, अभी तक भी जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जहमत नहीं की है ज्वाइन करने की। मेरा ख्याल है 4 या 5 लोगों ने उसको ज्वाइन किया है गाँव में से। तो अभी भी 3-4 लोगों को बिल्कुल कोई शौक नहीं है पढ़ने वढ़ने का, बस वो आते हैं, टाइम पास करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो दे आर नॉट गोइंग टू पास। आउटसोर्सिंग मीन्स ये मैंने जो है, ये जो है ना बिजनेस टर्मिनोलॉजी में या मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी में बीपीओ कहलाता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ। बीपीओ, ये जो आपके कॉल सेंटर्स हैं ये आउटसोर्स होते हैं बेसिकली। तो आउटसोर्स क्यों किया जाता है? इसलिए कि आप, जैसा मैंने पहले भी 1-2 मरतबा कई मरतबा मैं बता चुका हूँ कि यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो, हर चीज़ अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो यू विल एंड अप इन फेलियर। इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ों को आउटसोर्स करना होता है। तो मतलब वही काम जो बेसिकली मिला, आप असाइन आपको होता है, लेकिन आप उसे दूसरों के ज़रिए से करवाते हैं। तो अब आप ये कहें कि जी इम्तिहान तो हमें देना है लेकिन हम किसी को आउटसोर्स कर देते हैं, तो वहाँ पर फिर बेसिकली आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ डेवलप नहीं होती है। यहाँ पर आप आउटसोर्स नहीं कर सकते, वो आपने खुद करना होता है। जब आपको काम आ जाता है तो देन यू आर इन अ पोजीशन टू आउटसोर्स इट। इरहान साहब पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम क्रैश। टाइम क्रैश का इम्पैक्ट हमेशा 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 कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो हमेशा बढ़ेगी, ये याद रखें। क्रैशिंग में हमेशा आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती है और दैट्स इट। इसमें इसके अलावा मिनिमम इम्पैक्ट इसका क्या होगा? मिनिमम ये कि कॉस्ट क्रैश में इंक्रीज ज़रूर होगी। अगर आप उसके मिनिमम इम्पैक्ट को भी देखेंगे तो भी कॉस्ट इंक्रीज होगी, और मैक्सिमम देखेंगे तो भी कॉस्ट इंक्रीज होगी। अच्छा, ये नोमान साहब कह रहे हैं कि एग्जाम्पल में स्लोप कैसे फाइंड कर रहे हैं? स्लोप फाइंड करना नहीं है, ये बेसिकली जब आपने जब प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट बेसलाइन है, जो आपकी बेसलाइन है प्रोजेक्ट की, वो बेसिकली आपको स्लोप बताती है कि आपका प्रोजेक्ट किस स्पीड से जाएगा। एस कर्व अगर आपको याद हो, मैंने बताया था, तो वो जो एस कर्व है वो ही आपका बेसिकली स्लोप है। तो वो आप जब आप इनिशियल लेवल पे जब आप प्लान करते हैं तो उसमें आप अज्यूम करते हैं बहुत सारी चीज़ें कि ये मतलब प्रोजेक्ट इसी तरह से चलेगा, इसका ये नेटवर्क है, इसमें इस एक्टिविटी को इतना ड्यूरेशन लगेगा, उसमें इतनी कॉस्ट आएगी। तो वो जो अजम्पशंस होती हैं उसकी बेसिस पे वो कॉस्ट कर्व जो है वो, सॉरी, जो स्लोप है आपका वो बनता है। जी, इसके अलावा अगर अभी भी कोई सवाल है तो ओके। नाउ लेट मी शो यू। मैं अब आपके साथ नई स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और नई स्क्रीन कोई नई नहीं है बेसिकली। ये मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि what we have done so far, and it is kind of a recap
Can you tell us the mock 4 marks? mock 4 के मार्क्स मैंने लगा तो दिए थे, नहीं लगाए थे तो भी कोई बात नहीं है। मैंने वैसे जो है वो वहां पर अपलोड कर दिए हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ से अगर हम शुरू करें तो दिस इज माय पेज, जो कि LMS में आपको नजर आ रहा होगा। LMS में आपको ये सारी चीजें नजर नहीं आएंगी, लेकिन ये हम लोगों के लिए है। ये आपकी कोर्स आउटलाइन थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोर्स मटेरियल्स डिजाइन कीपिंग इन व्यू दी PMI स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, 5 प्रोजेक्ट प्रोसेस ग्रुप्स, 10 नॉलेज एरियाज, 49 प्रोसेसेस एज पर PMBOK गाइड 6th एडिशन, जो कि अभी करंटली चल रहा है। As CP activity, you are expected to work on Scrum framework of Agile project management and link it with your SDP. तो ये आपकी CP एक्टिविटी थी। ये आपकी EPM की कोर्स बुक है, जो कि उम्मीद है कि आपने डाउनलोड कर ली होगी। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारों ने अभी भी नहीं की होगी, वो अभी भी इंतज़ार करेंगे कि जी ईद की छुट्टियों में थोड़ा सा बैठ गए अगर तो कर लेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट डू एनीथिंग। ये फिर समर सेमेस्टर जब शुरू हुआ था तो मैंने वेलकम नोट लगाया था आप लोगों के लिए ये और ये इसमें ये वो लेक्चर्स हैं जो कि मैंने NED के स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए थे। ये वही आपके जो प्रोजेक्ट इन अ नटशेल वाली है। इसमें ये वाला जो पहला चैप्टर है, जिसमें आपको PMP के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो पूरी डिटेल इसमें इस पहले लेक्चर में आपको मिल जाएगी। उसी में ये तस्वीर भी आपको वहाँ पर नजर आएगी। वो आपको मैंने इसका लिंक शेयर किया हुआ है। ये लिंक ही है बेसिकली। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली उसी जगह पर ले जाएगा जहाँ पर ये लेक्चर अपलोडेड है। फिर हम यहाँ से अगर हम चलें तो एजाइल विद स्क्रम की यहाँ पर आपको मैंने स्लाइड शो वीडियो लोड की हुई है। ये आपका कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम था, CP एक्टिविटी। ये मेरा जो EPM समर 2020 का जो पूरा चैनल मैंने बनाया है, जिसमें सारी वीडियोस अब तक की लास्ट लेक्चर तक मैंने उसमें अपलोड किया हुआ। आज का लेक्चर इस लेक्चर के बाद 1 घंटे में इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। उसके बाद मैंने आपको सॉल्व्ड MCQs दिए हुए हैं। इसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ कि फाइनल में इन्हीं सॉल्व्ड MCQs में से आएगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको अलग से चीज़ें दूंगा, लेकिन वो मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको इन्हीं MCQs के ऊपर रखा है। और चूँकि ऑनलाइन होना है और घर में बैठे होंगे, कोई देखने वाला है नहीं, तो अपने सामने रखना है। और अब ये है कि आपकी अपनी उस पर है कि आप उसको कितना जल्दी पिक करते हैं और कैसे निकालते हैं उस सवाल को। तो जो ओपन बुक टेस्ट होते हैं नॉर्मली, उसमें इंटेंट ये नहीं होता है कि आपको टफ टाइम दिया जाए, बल्कि उसमें इंटेंट ये होता है कि कम से कम इसी बहाने एग्जाम में बैठ के आप कुछ चीज़ें पढ़ लें उस वक्त। तो आपके जो सॉल्व्ड MCQs आपके पास यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको आप गो थ्रू करें। आपको नॉलेज एरियाज पता होने चाहिए कि कौन से नॉलेज एरिया में क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, तो उसी से रिलेटेड इसमें सवालात हैं और उसको आपने देखना है। फिर आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसके बाद EPM, ये दोनों उसकी वीडियोस हैं जो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ इस प्रेजेंटेशन को। फिर आपका चैप्टर 1, ये उसका जूम लिंक है। फिर ये चैप्टर 1, 2 हो गए, चैप्टर 1 हो गया। फिर लेक्चर 3 और 4, ये चूंकि 50-50 मिनट 40-40 मिनट के ड्यूरेशन के लेक्चर थे, इसलिए उसको दो उसमें ब्रेक किया हुआ है। अदरवाइज ये पूरा एक लेक्चर होता। इसके बाद चैप्टर 2 है, फिर आपका उसकी वीडियो है। उसके बाद चैप्टर 3 है, चैप्टर 2 ये उसका आ गया। NPV
मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पे बैक आपको पढ़ा चुका हूँ, इसकी सॉल्व एग्जांपल्स यहाँ पर भी दी हुई हैं। इसके अलावा भी आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो सॉल्व नहीं होंगे, वो अनसॉल्व होंगे, उसी को आपने वहाँ पर बैठ के सॉल्व करना है। तो पिछली क्लास में राविल ने कहा था कि जी 50-50 मैं कर दूं थ्योरी और प्रैक्टिकल को, तो नॉर्मली वो मोर और लेस वो 50-50 ही होगा। 15 और 5 20, तो या तो 30-20 होगा या 25-25 होगा। तो मतलब आपका, और मैं न्यूमेरिकल सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपके नंबर पूरे पूरे आ जाएं, मैक्सिमम नंबर आप हासिल कर सकें। अदरवाइज मेरे लिए तो थ्योरी के एक सवाल बनाना तो मेरे लिए बहुत आसान है, न्यूमेरिकल बनाने में मुझे पहले उसे सॉल्व करना होता है और फिर मैं उसको प्लस माइनस करके और फिर उसको लगाना होता है। सो दिस इज समथिंग विच आई हैव टू डू। जी जुबैर, आपका क्या सवाल है? सर फ्राइडे को सेशन होगा, ये जो फ्राइडे आने वाला है? नहीं, फ्राइडे को नहीं होगा, आज लास्ट है। पूछ रहे हैं जी, काइंडली कैन यू टेल अस द मॉक 4 मार्क्स। तो ये तो मैं बता दूंगा। सर आपकी आवाज आ रही है, सिर्फ मेरे पास ये प्रॉब्लम ये कि आवाज कट रही है, दोबारा बोलें, क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है, मुझे आवाज समझ में नहीं आई, क्या पूछा आपने? जी कौन पूछ रहा था? पूछ लें यार, एक तो तुम लोग बोलते नहीं हो, मेरी नहीं समझ में आता कि क्या शर्म आती है या क्या मसला है तुम लोगों का। कोई सवाल नहीं पूछना है, बाकी सब समझ में आ गया है फिर? अच्छा, इसके बाद चैप्टर 3 है, ये उसका लेक्चर है, उसकी स्लाइड्स हैं यहाँ पर, और उसके बाद ये उसका लिंक है जिसे आप जूम में एक्सेस करते हैं, उसकी वीडियो लिंक है यहाँ पर। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था अलग से, उसकी पिक्चर है जो कि मैंने अपलोड कर दी है, ये चैप्टर 9। तो अगर आप इसको देखना शुरू करें यहाँ से तो आपको अंदाजा होगा कि हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि जी मैंने नहीं पढ़ा, तो ये मतलब सबूत भी है मेरे पास। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, या लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ना समझें कि मैंने कहीं पर डंडी मारी है। 1.5 घंटा लेक्चर पूरा पूरा टाइम मैंने लगा के और हर चीज़ आपको एक्सप्लेन की है, समझाया है, और पूरी कोशिश की है। हर क्लास में मैंने, पहला सवाल मेरा यही होता था कि अगर कोई सवाल पूछना है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो यू कैन रेज द क्वेश्चन। इसके बाद ये आपकी क्रैश कॉस्ट एनालिसिस, आपका ये लेक्चर जो है यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा जो मैंने अभी आपसे कहा था कि सॉल्व प्रॉब्लम मैंने आपको यहाँ पर दी हुई है। तो ये अगर आपने लेक्चर मिस भी किया है तो यहाँ से आप इसको चला के देख सकते हैं, और ये सारे आपको विजिबल हैं इस वक्त आपके एलएमएस पे, ये सारी विजिबल हैं सारी चीज़ें। एनपीवी सॉल्व एग्जांपल्स आपको दोबारा यहाँ पर दिए मैंने, उसको फिर कॉस्ट मैनेजमेंट, उसके बाद आप मज़ीद चलते चले जाएं। ये आपका मिड टर्म था पूरा, उसको मैंने अपडेट जो किया था, उसका नया सोल्यूशन भी मैंने डाल दिया है, इसमें सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। देन वी हैव दिस चैप्टर 6, ये उसकी वीडियोस, हर चीज़ जो है, उसके लेक्चर है, ये उसकी वीडियो है, ये उसकी स्लाइड है। तो मतलब आपको हर एक्टिविटी जो है वो 3-3 एक्टिविटीज़ आपको उसमें नजर आएंगी। ये मैं पहले ऊपर रखता हूँ इसलिए कि ये आप एक्सपेक्टेशन ये होती है कि स्टूडेंट इसको देख कर आएंगे, फिर ये लेक्चर में लॉग इन होते हैं, उसमें कोई सवाल पूछना हो तो वो पूछ लेता है, नहीं पूछना होता तो नहीं पूछते। देन जब वो लोड मतलब कंप्लीट हो जाता है लेक्चर, देन उसकी वीडियो लिंक उसमें शेयर हो जाता है। तो ये मैंने सीक्वेंस, इसको इसी सीक्वेंस में रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जिसको जब जी में आया तब मैंने उसको ऊपर कर दिया, जब जी में आया तब मैंने उसको नीचे कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में लगा। ये लेक्चर है, ये उसका जूम लिंक है, देन उसकी वीडियो अपलोड है, फिर ये उसका मॉक क्विज, उसके बाद
क्योंकि क्विज हमेशा क्लास के बाद होता है तो ये मैंने इसलिए इसको यहाँ पर रखा हुआ है। मॉक क्विज के हवाले से मैंने आपको सबको पूरी अपॉर्चुनिटी दी कि आप किसी भी तरह से 15 MCQs अगर सही कर लेते हैं 20 में से, तो जिन्होंने अब तक किए हैं उन सब के मैंने 10-10 मार्क्स जो टोटल क्विज के थे वो मैंने सबको पूरे दे दिए हैं। जिन्होंने नहीं किया पूरा अब तक तो उनके थोड़े से कम हैं, लेकिन सिवाय एसल खान के, जिनको मेरा ख्याल है कि पास होने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि वो क्लास में भी कभी टाइम पर नहीं आते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं, या पता नहीं उनका साथ क्या मसला है, उनके नंबर सब मतलब शायद बहुत कम है, वो शायद क्विज में तो फेल भी है। और बाकी सबके जो हैं वो मोर और लेस निस्बतन बेहतर मार्क्स आ चुके हैं ऑलरेडी। ये नबील हैदर साहब को एक्टिविटी उन्होंने जब ये डिले किया था तो मैंने उनके लिए इसको बढ़ाया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और ये मैं इसको इसीलिए यहाँ से नहीं हटा रहा हूँ ताकि कम से कम ये ना कहे कि जी मेरे नंबर क्यों कम आए, मुझे मेरे साथ ज्यादती कर दी या मेरे साथ कोई मसला कर दिया। ये मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, जिसने जैसा किया है उसके सामने उसका रिजल्ट है। इसके बाद ये हमारा लास्ट वीक है जिसमें हमने पिछला लेक्चर जो था उसमें चैप्टर 9 और 10 मैंने इसमें लिखा था, लेकिन हमने चैप्टर 10 पढ़ा था। इसमें ये उसका रिसोर्स लेवलिंग की वीडियो का लिंक है, और उसके बाद ये उसका जो पूरा चैप्टर है उसकी वीडियो है चैप्टर 10 की। आज का लेक्चर जो है उसका ये लिंक है, ये मॉक 4 आपका जो हुआ था वो मैंने इसमें डाला हुआ है। आज आपका फिर मॉक 5 मॉक क्विज 5 होगा आज। जिन लोगों ने अपीयर होना है मोर देन जस्ट वेलकम, नहीं अपीयर होना आपकी मर्जी है। क्विज होगा 12:25 पे शुरू होगा, 15 मिनट का टाइम है। 23 है इसमें, 23 में से ही कम से कम 15 सही कर लो तो आई विल गिव यू 10 मार्क्स। सो इट्स ऑल आई एम जस्ट आस्किंग यू टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। अदरवाइज इसमें मतलब जो कीट की जो फिलॉसफी है उसमें आपके पास चॉइस नहीं है बिल्कुल भी। अब इसके अलावा मैंने ये नेक्स्ट वीक जो है मैंने एक मॉक क्विज रखा है, ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, आपके अभी LMS पे इस वक्त ये विजिबल नहीं होगा, मैं इसको ऑन कर दूंगा। लेकिन ये मैंने सैटरडे नाइट अगस्त 8 को 9:55 पे ये ऑन होगा। इसमें मैंने 2 घंटे का टाइम रखा है। इसमें तकरीबन 30-40 के करीब MCQs हैं, लेकिन इसके नंबर कहीं पर भी ना ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिसिंग फॉर फाइनल एग्जाम, मॉक क्विज फॉर प्रैक्टिसिंग फाइनल एग्जाम, ठीक है। और ये आपका MCQ फाइनल एग्जाम में जो आने वाला है वो मैंने इसमें कल रात बैठ के इसको कंपाइल कर लिया है। इसमें मैंने अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। मुझे अभी तक जो अंदाज़ा है वो ये है कि आपको इसमें टाइम मिलेगा 1 घंटे का, तो इसमें मैंने तकरीबन 70 MCQs डाले हुए हैं, 70। तो अगर आप कहते हैं कि आप कर सकते हैं तो मैं 70 पूरे रख दूंगा, और लेकिन ये होगा बेसिकली 15 मार्क्स का, ओनली 15 मार्क्स, ठीक है। सो अगर आप कहेंगे तो मैं पूरे 70 रख दूंगा, और अगर आप पूरे नहीं कहते तो फिर भी 30 जो है वो उन 70 में शफल होंगे। शफल होने का मतलब ये हुआ कि आपको हर एक के पास अलग अलग क्विज आएगा, तो वो आप नकल नहीं कर सकेंगे इसमें कि जी किसी से भी फोन करके पूछ लिया कि यार इसका जवाब बता दो या उसका जवाब बता दो। तो अब मैं इसको अभी मैंने फाइनल नहीं किया कि मैं इसमें कितने रखूंगा, लेकिन चूंकि 70 हैं तो हो सकता है कि किसी के पास रिपीट हो और किसी के पास बिल्कुल ही अलग आए, किसी को बिल्कुल भी मौका ना मिले नकल करने का। तो इट ऑल डिपेंड्स कि इसमें क्या सिचुएशन बनती है। सो this has already been compiled. This quiz will be available for to you for practicing. इसमें मैंने 2 घंटे का टाइम इसलिए रखा है ताकि आप चाहें तो नेट से भी इसको सर्च करके सर्फ करके आप अपनी प्रैक्टिस करें इसमें।
मेरे पास और भी बहुत सारे क्विजेज हैं, ऑनलाइन क्विजेज के मैं लिंक्स भी मैं डाल दूंगा। और मेरा इंटेंट ये है कि आप इसको जितना मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग आप अपनी डेवलप कर लेते हैं वो आप करें। बाकी जो पेपर है वो चूंकि अभी मैंने कंपाइल नहीं किया है, तो जैसे ही वो कंपाइल हो जाएगा तो मैं उसका जो पैटर्न है वो यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। प्रोबेबली इस वीक में आपको यहाँ पर 3 अगस्त से 9 अगस्त तक में आपको नज़र आना चाहिए उसे। अभी मुझे पता नहीं है कि इसमें टाइम कितना, अभी क्योंकि अभी पॉलिसी नहीं आई है मैनेजमेंट की तरफ से कि हमने कितने देर का क्विज रखना है, इसलिए मैं अभी उसमें आपको नहीं कह सकता, लेकिन प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि शायद वो 1 घंटे का ही होगा एमसीक्यूज का जो टाइम है। सो उसको आपने 1 घंटे के ही कॉन्टेक्स्ट में जहन में अपनी पिक्चर रखनी है और उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। मैंने यहाँ पर 2 घंटे इसलिए रखे ताकि आप नेट पे भी सर्च करके अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, आपको टफ टाइम देना नहीं है। और चूंकि ये ऑनलाइन है और हर चीज़ आपके सामने खुली हुई है, इसलिए इसे मुश्किल बनाया भी जाता है। तो इसके बाद भी अगर कोई नहीं करता तो फिर मतलब ये इसका मतलब उसे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उसको पास नहीं होना चाहिए उसूली तौर पर। तो इंटेंट फेल करना मकसद नहीं है, इंटेंट है कि आपको जो चीज़ें हैं उसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों, ताकि आपको पता चले कि व्हाट एग्जैक्टली यू गाइस आर डूइंग। सो यू सी कि ये इसको अगर हम पीछे चलते हैं तो इतना इतना लंबा सारी चीज़ें इसमें आपको मैंने पढ़ाई हैं, करवाई हैं। और दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। Still I am available if you have any questions, and if you don't have any questions, मैं जब ये चीज़ें अपलोड कर दूंगा तो आपको SMS आ जाएगा, जो कि मेरे पास अवेलेबल है SMS का ऑप्शन, तो मैं SMS भेज दूंगा आपको, देन यू कैन चेक इट आउट। और आइडियली मैंने इसमें डेट भी मैंने बता दी है, ये सैटरडे मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पर। कोई ये ना कहे कि जी हमें तो पता नहीं था, मुझे तो बताया नहीं था। अभी आपकी स्क्रीन पे ये विजिबल नहीं होगा, इसलिए कि मैंने इसको अभी इनविजिबल रखा हुआ है। ये मतलब आज की क्लास के बाद, ये ईद के बाद मैं इसको विजिबल कर दूंगा, तो आपको यू विल बी एबल टू सी इट, बट इट विल ओनली ओपन ऑन अगस्त 8 सैटरडे। टाइम है इसका रात के 9:55 से 11:55। बट इसकी वजह ये है, ये वो टाइम है जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं बाहर था, मैं घूमने गया हुआ था, मैं पता नहीं क्या कर रहा था। आप कहें तो मैं इसका टाइम रात के 12 से 2 बजे तक का भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो कहेंगे कि जी हमने सोना होता है और पता नहीं क्या मसाइल होते हैं। तो मैंने इसीलिए इसका टाइम भी ये रखा है। अगर आपको लगता है तो आप सब मुझे मैसेज कर दें कि इसका टाइम, लेकिन एक बंदे के कहने पर मैं चेंज नहीं करूँगा। अगर सब ने मिल के अगर उसको एग्री किया तो आई कैन चेंज द टाइम। और उसके लिए आइडियल ये है कि इस वक्त 7-6 बंदे अवेलेबल हैं, 3 बंदे इस वक्त भी नहीं है। तो चलें, थैंक यू। अगर आपको लगता है कि मैंने अभी भी मैं बता रहा हूँ, आई एम वेरी मच सिंसियर टू यू एंड आई वांट यू टू लर्न। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, बिकॉज आई एम बीइंग पेड फॉर इट, सो आई डिड माय बेस्ट। जितना हो सकता था मैंने आपको इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। एंड हैप्पी ईद मुबारक टू यू ऑल, पेशगी मुबारक, एंड stay safe, stay home, try your best, do your best, and prepare for the worst. कहा जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कि do your best but prepare for the worst, but I am not expecting you to prepare for the worst, but it will be a little bit difficult in a sense कि आपको थोड़ा सा इसमें टफ टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि जिंदगी जो है वो इतनी, इट इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस, you have to face the unfortunate events in your life throughout, and that is to give you extra strength, and it is not meant for giving you tough time, but it is to help you cope with your strengths. So इससे आपको अपनी strengths का भी पता चलता है
So this is it from my side today. अगर अब भी कोई सवाल है तो आई एम स्टिल अवेलेबल, अगर नहीं है तो फिर अभी 12:25 पे आपका मॉक क्विज 5 होगा आज। और ये आज जो है इसको मैं फिर इसके जो नंबर्स हैं मैं क्विज के फाइनलाइज कर दूंगा। अगर अभी भी किसी को इशू है इसमें तो यू कैन कम अप विद योर कंसर्न्स रिलेटेड टू इट। एज यूजुअल एहसल खान जो है वो उनको पढ़ना वढ़ना नहीं है, वो सिर्फ जब ये मिड टर्म में रह गया तो उसमें कहते हैं कि जी वो मैं 1 घंटे मेरे पास टाइम था और ये था और वो था, लेकिन बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन डूइंग व्हाट ही इज एक्सपेक्टेड टू डू। अदरवाइज कम से कम क्लास में तो रेगुलर हो सकता है, क्लास में भी रेगुलर नहीं है, बस ही इज इंटरेस्टेड इन जस्ट गेटिंग थ्रू इट विदाउट पुटिंग एफर्ट्स। सो और ये मैं सिर्फ बोल भी इसीलिए रहा हूँ ताकि ये चीज़ रिकॉर्ड में आ जाए, ताकि कल को जब वो ये कहे कि जी मेरे साथ ज्यादती की है तो उसका जो सारा रिकॉर्ड है वो सामने आ जाएगा कि he was not available most of the time in the class and he just was making lame excuses. जिनकी क्लास है, तुम्हारा तो वैसे भी 10 नंबर तो पूरे हैं, तो यू इफ यू वांट मैं रावेल से मुखातिब हूँ तो यू कैन गो, नो इश्यूज। और अगर आ सकते हैं तो 10-15 मिनट के लिए अटेंड कर लें तो आपको खुद थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट इट्स ओके बिकॉज यू हैव आइडियली तो ये कि यू शुड हैव आस्क्ड कि इसको टीचर से कहते कि जी मेरी क्लास है उस वक्त, तो थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना चाहिए था, बट एनीवेज कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। Because you have been regular in the class and you know the subject now very well, so this is fair enough from my side. Okay ji, thank you for the office and hope to see you on the day of the exam. तो एग्जाम वाले दिन हम जो टाइम है उससे 10-15 मिनट पहले जूम पे मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा and then you will be able to do it as has been done in the midterms. चलें, अगर आपका इशू है तो यू कैन जस्ट गो एंड अटेंड योर लैब। ओके जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़। पेपर की डेट अभी मेरे पास आई नहीं है, इसलिए आई कैन नॉट से फॉर श्योर कि कब है पेपर। डेट आ जाएगी तो आपके पास भी मैसेज आ जाएगा। और फॉर द टाइम बिंग जस्ट ईद के फौरन बाद है, किसी भी वक्त हो सकती है, सो यू हैव टू गेट रेडी फॉर द एग्जाम। ओके जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़।